नमस्कार दोस्तों। आज एक चर्चा करेंगे हम प्राचीन भारतीय इतिहास की और उस समय की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था जो है किसी भी काल के हिसाब से मानव वस्तुओं के लिए बहुत आवश्यक रही है और आज हम प्राचीन काल में भी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी। प्राचीन भारतीय इतिहास में खासतौर से ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी या आर्थिक स्थिति थी वो ग्रामीण जीवन था, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के निवासी जिसे आर्य कहा गया, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि आधारित थी। कृषि और पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख साधन थे। पशुओं में भी वो गाय और घोड़े उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें गाय तो पूजनीय रही है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ है जिसका वध नहीं किया जा सकता। और गाय, जैसे संस्कृत में गाय के लिए गौ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गाय उस अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। और गायों को जिन स्थान पर रखा जाता था उनको ग्राम कहा गया। मतलब आज जिसे हम तबेला या कई जगह सार कहते हैं, उस समय गौ से संबंधित उस स्थान को ग्राम कहा जाता। अब दिलचस्प बात, ग्राम आज गांव को कहा जाता है जहां लोग रहते हैं। और उस समय गांव जैसी व्यवस्था नहीं थी, कबीले थे और कबीलों में हर कबीले की जो गाय होती थी वो सामूहिक संपत्ति थी, किसी व्यक्ति की नहीं होती थी, पूरे कबीले की होती थी। और जिस जगह या बाड़े में उन्हें रखा जाता था उसे ग्राम कहा जाता था। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है संग्राम। आज संग्राम का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई, लेकिन उस समय गाय जब गुम जाती थी या चोरी कर ली जाती थी, दूसरे कबीले वाले अपहरण भी कर लेते थे, तो एक दूसरे के कबीले जब एक दूसरे से गाय खोजने जाते थे तो 2 ग्राम के लोग मिल रहे गाय को खोजने के लिए, और उस स्थिति को संग्राम कहा जाता था। तो उस काल में संग्राम का अर्थ गायों को खोजना था। तो समय समय पर शब्दों के अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द हमने देखे, ग्राम और संग्राम। तो दोनों के अर्थ वर्तमान अर्थ से विपरीत हैं, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया कि ग्राम किसे कहते हैं, संग्राम किसे कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ऋग्वैदिक समाज जो है एक संयुक्त परिवार व्यवस्था वाला समाज था। यहाँ पर व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं होता था, सामाजिक व्यवस्था थी, समाज महत्वपूर्ण होता था। और समाज में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी परिवार, जिसे कुल कहा जाता था। आज भी कुल का अर्थ परिवार होता है और कुल के प्रमुख को कुलव कहा जाता था। और कई कुल से मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। और इस तरह से जो है कुल मिलके जन का निर्माण करते थे। जन से जनपद बनता था और जनपद से महाजनपद। तो उस समय की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद थी, जो आज के राज्यों की तरह हम मान सकते हैं। महाभारत और अन्य ग्रंथों में तत्कालीन भारत में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो उस समय अगर देखा जाए तो जो कबीले का मुखिया होता था, जिसे राजा कहा गया था, यह जो है वंश के अनुसार नहीं होता था। उस समय आज से हम लगभग
1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तब आर्य समाज में राजा चुना जाता। तो जो राजा होता था वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता था और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं था। जब तक अच्छा कार्य करता था वह रहता था, अन्यथा दूसरे को बना दिया जाता था। तो सोचिए, आज जहाँ विश्व में 100, 200, 250, 300 साल पहले लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, वहाँ हमारे देश में हजारों साल पहले भी लोकतंत्र था। अच्छा, राजा का कोई विशेष कार्य नहीं होता था कि जो है सर्वशक्तिमान होता था या राजा ही सब कुछ करता था। राजा चुनने का एकमात्र कारण था कि जब कभी संग्राम की स्थिति आती थी, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया मैंने कि संग्राम का अर्थ गांवों को खोजना था, तो उसमें नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति या दूसरे ग्राम से बात करने के लिए एक व्यक्ति जरूरी था, तो उसको चुन लिया जाता था। बाकी सामाजिक इकाई थी, सब मिलकर फैसले लेते थे। और एक और अच्छी बात थी कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी, हर कार्य में वो बराबर से भागीदार होती थी और एक साथ जो है शिकार में, चाहे कृषि में हो, पशुपालन में उनका योगदान होता था। पढ़ने लिखने की उन्हें पूरी छूट थी। ऋग्वेद में गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं की चर्चा है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों से शास्त्रार्थ भी किया और गार्गी के मंत्र जो है ऋग्वेद में शामिल भी किए गए। दहेज यानी विवाह जैसी प्रथा थी और उसमें दहेज दिया जाता था, लेकिन दहेज बुराई नहीं था, स्वैच्छिक था। और दहेज देने का अर्थ था कि अगर स्त्री जो है अपने नए घर पर पहुंचेगी तो वहां पर उसकी गृहस्थी चलाने में उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए दहेज दिया जाता था। समाज में सबका समान महत्व था, चाहे वो शिल्पकार हों, चाहे कृषक हों, चाहे अस्त्र शस्त्र निर्माण वाले हों, चाहे घुड़सवार हों, चाहे स्वयं राजा ही क्यों ना हो, वो सब की बराबर भूमिका थी। तो एक तरह से आदर्श समाज था। धीरे धीरे इसमें विकृतियां आई, तो ऋग्वैदिक समाज बहुत ही आदर्श समाज रहा है और इनके जो जीविका उपार्जन के लिए कृषि और पशुपालन दो मुख्य आधार थे और इसी के आधार पर जो है यज्ञों की भी भूमिका थी। जब भी वो कृषि की शुरुआत करते तो यज्ञ करते और जितने भी तत्कालीन देवी देवता थे वो सब प्रकृति से जुड़े थे, चाहे वो इंद्र हों, चाहे वरुण हों, चाहे अग्नि हों, चाहे सूर्य हों, चाहे मरुत हों, चाहे पूषण हों। आपको बता दें कि ऋग्वेद में त्रिदेवों की चर्चा नहीं मिलती है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, ठीक है। और पूषण झंझावातों के देवता रहे। इस तरह से जितने भी देवता थे सब प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो प्रकृति पूजा ही उस समय की महत्वपूर्ण पूजा थी। हालांकि यज्ञ होने लगा था और यज्ञ यज्ञ देवता के सहयोग से होता था। अग्नि को जो है देवताओं का मुख कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऋग्वैदिक समाज को एक आदर्श समाज बनाती थी। ऋग्वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था थी, लेकिन धन का प्रयोग नहीं था। बड़ी आश्चर्य वाली बात है आज के समय में कि धन के बिना व्यापार, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल सकती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था थी वस्तु विनिमय थी, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, एक पूरा ग्राम जो है अपने आप में एक आर्थिक इकाई था, सब एक दूसरे पर निर्भर थे। किसान सबसे महत्वपूर्ण इकाई था क्योंकि अनाज उगता था। लोहार जो है लोहे के औजार उपकरण बनवाता था, जुलाहा जो है वस्त्र बनाता था। तो सब एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे किसान ने लोहार से कृषि उपकरण लिए, उस समय फिर उसको उसके बदले में अनाज देता था। जुलाहे से लोगों ने कपड़े लिए, तो वो जो है वो कोई वस्तु या अनाज के बदले लेते थे। तो इस तरह धन का या सिक्कों का
कहीं मुद्रा का ज़रूरत ही नहीं थी, और ज़रूरत होने के कारण लोगों को लालच भी नहीं था। कोई अमीर और गरीब भी नहीं था, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे से लेकर अपना काम चलाते थे। और इस तरह से जो है उनका परस्पर सहयोग से कार्य बड़ी आसानी से चल रहा था।